तो हम लोग अभी फंक्शनलिज़्म देखेंगे। अ, तो फंक्शनलिज़्म से पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चरलिज़्म देख लिया था और अगर टाइमलाइन की बेसिस पे बात करेंगे, तो स्ट्रक्चरलिज़्म जो स्कूल थी वो फंक्शनलिज़्म से पहले आया था। और जो स्ट्रक्चरलिज़्म स्कूल थी वो 1879 से लेकर लगभग 1900 और थोड़ा-सा उसके आगे तक पॉपुलर रहा होगा। तो जो स्ट्रक्चरलिज़्म स्कूल थी, वो आपकी जर्मनी के अंदर में और यूरोप के अंदर में फ़ेमस हो रही थी। तो उसी के कॉन्ट्ररी आपको यूएसए के अंदर में आपको एक नई स्कूल देखने को मिलेगी और वो थी फंक्शनलिज़्म स्कूल। तो जो फंक्शनलिज़्म स्कूल थी वो एक तो यूएसए के अंदर में था। इसके जो फाउंडर थे वो हम लोग इनको जानते हैं, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को कहते हैं कि वो फंक्शनलिज़्म के फाउंडर्स थे। देखो, स्ट्रक्चरलिज़्म ने क्या गलती करी थी? अ, या फिर ऐसे समझिए कि फंक्शनलिज़्म या फिर फंक्शनलिस्ट स्कूल ने, हमने जब स्ट्रक्चरलिज़्म पढ़ा था तो उसमें हमने स्ट्रक्चरलिज़्म की जो क्रिटिसिज़म्स हैं उसमें हमने पढ़ा था कि फंक्शनलिस्ट्स ने कैसे क्रिटिसाइज़ करा था स्ट्रक्चरलिज़्म को। और फंक्शनलिस्ट ने क्या बोला था स्ट्रक्चरलिज़्म के लिए कि देखिए आप एक तो आप जो उस समय जो पॉपुलर थ्योरी चल रही थी इवोल्यूशन की, वो आपने नहीं इनकॉर्पोरेट किया, ये भी फंक्शनलिस्ट ने हाइलाइट किया था। उसके अलावा फंक्शनलिस्ट ने ये भी हाइलाइट किया कि चलो ठीक है, स्ट्रक्चरलिस्ट आप स्ट्रक्चर ऑफ माइंड या फिर स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ना चाहते हैं, बट उससे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की वो सॉल्व नहीं हो रही थी। यानी कि आप साइकोलॉजी में प्रैक्टिकैलिटी खो दे रहे हैं। ये 2 चीज़ पे प्रॉपर क्रिटिसिज़्म फंक्शनलिस्ट स्कूल लेकर आए थे स्ट्रक्चरलिज़्म के लिए। तो जो फंक्शनलिज़्म स्कूल थी ना, वो उसका मेन पॉइंट ही यही 2 चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमता रहता है। कि एक तो फंक्शनलिज़्म जो स्कूल होगी वो जो डार्विन की जो थ्योरी थी, जो नेचुरल सिलेक्शन या फिर थ्योरी ऑफ जो एवोल्यूशन है, एक तो उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगी और साथ ही साथ इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, ये लोग फोकस करेंगे कि कॉन्शियसनेस अगर है तो उसका फंक्शन क्या है। क्योंकि विलियम जेम्स ये कहते हैं कि अगर विथ टाइम अगर करंटली हमारे पास कॉन्शियसनेस जैसा कोई चीज़ अगर है, तो कुछ तो रोल रहा होगा ना। और फिर अगर विलियम जेम्स से पूछा गया कि क्या रोल रहा है कॉन्शियसनेस का, तो विलियम जेम्स ये कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है ये हमें हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंजेस को अडैप्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये विलियम जेम्स और फंक्शनलिज्म का मेन आइडिया था कि विलियम जेम्स और उनके फंक्शनलिज्म जो स्कूल थी, वो फोकस करती थी कि कॉन्शियसनेस का फंक्शन क्या है। और उनके हिसाब से जो कॉन्शियसनेस का फंक्शन था, दैट वाज टू एड इंडिविजुअल इन देयर सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट। तो ये विलियम जेम्स की जो फंक्शनलिज्म स्कूल थी उसकी एक मेन आइडिया यही थी। ठीक है। अगर जिस तरीके से सवाल आएगा उसमें फंक्शनलिज्म स्कूल के बारे में अगर मान लीजिए सवाल आता है, जैसे कि 2022-23 में भी एक सवाल आया था, तो उसमें ये पूछा जाएगा कि कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इस स्कूल को फॉर साइकोलॉजी के साइंटिफिक या फिर साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन के डेवलपमेंट में। तो जो भी देखो, ऐसे सवाल में क्या होता है ना कि एक सेपरेट ये टॉपिक नहीं है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शनलिज्म कोई एक सेपरेट टॉपिक नहीं है। जो इसकी जो मेन टेनेंट्स होंगे ना इस फंक्शनलिज्म स्कूल के, वही साइकोलॉजी के लिए कंट्रीब्यूशन भी है। ठीक है। तो जैसे कि एक चीज़ वही चीज़ यहाँ पे भी है कि प्रैक्टिकलिटी लेकर आती है साइकोलॉजी के अंदर में, और एवोल्यूशनरी आइडियाज़ को साइकोलॉजी के अंदर में लेकर आती है, क्योंकि इससे पहले जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल थी वो एवोल्यूशनरी आइडियाज़ को नहीं लेकर आई थी साइकोलॉजी में। तो एवोल्यूशनरी आइडियाज़ को पहली बार अगर साइकोलॉजी में कोई लेकर आता है तो वो फंक्शनलिस्ट स्कूल ही लेकर आती है। साथ ही साथ ये प्रैक्टिकलिटी लेकर आती है। कुछ 1-2 पॉइंट और है, जैसे कि एक बिने साइमन करके, ये बिने एक बंदा है, दूसरा बंदा है साइमन। इन्होंने एक स्केल बनाया था और ये दोनों आपको फंक्शनलिस्ट स्कूल से बिलॉन्ग करते हैं। और उन्होंने एक स्केल बनाया था, दैट इज़ नोन एज़ फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर द चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनी थी ना, बिने साइमन स्केल, ये फंक्शनलिस्ट स्कूल ने दिया था। ये भी एक है। दूसरा इनका 1-2 कंट्रीब्यूशन ये भी है कि इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में बात करा था। स्ट्रक्चरलिज्म ने नहीं बात करा था सेल्फ वेल्फ के बारे में, लेकिन फंक्शनलिज्म बात करते हैं सेल्फ के बारे में। उन्होंने सेल्फ को डिफाइन भी करा है। उन्होंने बोला कि सेल्फ है क्या, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विच कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्स। यानी कि इसके हर एक आइडिया में, अगर यहाँ पे भी देखो तो जो इनकी सेल्फ की आइडिया है, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग फंक्शनलिस्ट, उसमें भी कहीं ना कहीं तरीके से एक एवोल्यूशनरी आइडिया लेकर ये लोग चले आते हैं। क्योंकि ये लोग सेल्फ को कहते हैं कि एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है जो कि विथ टाइम हमेशा इवॉल्व होता रहेगा। ये भी ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और जिस तरीके से स्ट्रक्चरलिस्ट ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को इस्तेमाल करा था, ये भी इंट्रोस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बट
इनका इंट्रोस्पेक्शन मेथड मोर साइंटिफिक था, मोर मेथोडोलॉजिकल था एज कम्पेयर टू द स्ट्रक्चरलिस्ट, या फिर एज कम्पेयर टू जब साइकोलॉजी फिलोसफी का हिस्सा हुआ करती थी। और एक और कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि जैसे एक जॉन डीवी करके आप एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो वो जो है वो पहले फंक्शनलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते थे और बाद में वो बिहेवियरिस्ट के अंदर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग फंक्शनलिज्म स्कूल को बोलते हैं कि दे वेर द अर्ली बिहेवियरिस्ट। और अगर आप ध्यान से देखो तो फंक्शनलिज्म स्कूल भी यूएसए में ही डेवलप होता है, और बिहेवियरिज्म स्कूल भी जो है वो 1920s के आसपास भी यूएसए में ही डेवलप हो रही होती है। तो इसलिए जो ये अर्ली बिहेवियरिस्ट थे वो टेक्निकली फंक्शनलिस्ट ही थे, बाद में वो बिहेवियरिस्ट बन जाते, क्योंकि जो फंक्शनलिस्ट स्कूल थी ना वो विथ टाइम रेलेवेंस बहुत जल्दी खो देती है। और ऐसा कहा जाता है कि फंक्शनलिस्ट स्कूल जो थी ना वो बस एक टेम्पररी हॉल्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ रिलेशनशिप में कि आप बस एक टेम्पररी हॉल्ट रहे होंगे, बस एक बीच वाले मतलब नॉट बीच वाले वो वाला मतलब में बस टेम्पररी हॉल्ट रहे होंगे। उसी तरीके से फंक्शनलिस्ट स्कूल भी जो थी ना वो स्ट्रक्चरलिज्म और बिहेवियरिज्म के बीच में एक टेम्पररी हॉल्ट थी। ठीक है। तो अगर इनकी बात करेंगे कि इनका क्रिटिसिज्म क्या रहा होगा, तो इनके बाद आने वाले जो भी स्कूल्स होंगे वो टेक्निकली इनको क्रिटिसाइज करेंगे। जैसे कि बिहेवियरिस्ट स्कूल इनको क्रिटिसाइज करेगी, तो बिहेवियरिस्ट स्कूल किस पॉइंट पे क्रिटिसाइज करेगी कि देखो एक तो फंक्शनलिस्ट अभी भी कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर रहे हैं। बात तो देखो भले ही प्रैक्टिकलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करी जा रही है फंक्शनलिस्ट स्कूल के द्वारा में, लेकिन फोकस अभी भी कॉन्शियसनेस पे है। तो इस पॉइंट को लेकर इस पॉइंट पे अभी भी जो बिहेवियरिस्टिक स्कूल होंगी वो इसको क्रिटिसाइज करेगी कि आपका फोकस अभी भी कॉन्शियसनेस है, जिसको ना आप देख सकते हैं ना आप मेजर कर सकते हैं। तो देखो जॉन डीवी भी इस चीज़ को लेकर बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस और विल जो है वो रेलेवेंट टॉपिक नहीं है साइंटिफिक साइकोलॉजी के लिए। यानी कि अगर आप साइकोलॉजी को साइंटिफिक डेवलपमेंट कराना चाहते हैं तो कॉन्शियसनेस और विल जैसी चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है। तो वही जो बिहेवियरिस्ट स्कूल की मेन क्रिटिसिज्म यही होगी। और अल्टीमेटली ये कि जो जैसे कि ये लोग फंक्शनलिस्ट स्कूल जो थे वो चाहते थे कि साइंटिफिक डेवलपमेंट कराएं साइकोलॉजी की, बट प्रॉब्लम उनका वही था कि उनका फोकस अभी भी कॉन्शियसनेस था। तो एक तरीके के डिलेमा में रहते थे फंक्शनलिस्ट स्कूल की कि एक तो हमारा जो फोकस ऑफ स्टडी है वो कॉन्शियसनेस है जिसको हम देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम हम ये एम कर रहे हैं कि हमारी जो फंक्शनलिस्ट स्कूल है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन किसी तरीके से साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी में हो जाए। तो एक तरीके के बीच का डिलेमा में रहा, और इस डिलेमा के वजह से उसकी स्कूल की रेलेवेंसी खत्म हो गई, बस एक टेम्पररी हॉल्ट की तरह वो आए, जिससे कि हम लोग स्ट्रक्चरिज्म से एक नया व्यू पॉइंट देखें, लेकिन तुरंत बहुत जल्दी ही ये लोग बिहेवियरिस्ट स्कूल से रिप्लेस हो गए थे। ठीक है, तो ये जो कंटेंट ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने निकाला है न्यूमेरॉन्स करके एक वेबसाइट है वहाँ से। ये सेम चीज़ जो ऊपर लिखा हुआ है सेम चीज़ यहाँ पे भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं रीडिंग के लिए। ठीक है फिर।